आईसीयू का मतलब है ह्यूज बिल, बहुत बड़ा बिल। आपका आईसीयू किफायती आईसीयू के नाम से जाना जाता है। सो आपने ऐसी क्या प्रैक्टिस चेंज की है कि आपका आईसीयू एक किफायती आईसीयू की तरह काउंट हो? हमने शुरू से ही इस चीज को पहचाना कि हर पेशेंट को उतनी केयर नहीं चाहिए आईसीयू में, तो इसके लिए हमने उसके लेवल्स बनाए। वेंटिलेटर पे अगर पेशेंट चढ़ गया है तो इसका मतलब सीरियस है। हम ऐसे केसेस भी देखते हैं जो हमें पता होता है ये बच्चा बच सकता है और सडनली दवाई ने असर नहीं करा और उसकी दिक्कत पड़ते पड़ते पेशेंट नहीं भी बचता। पेशेंट खड़ा बोल रहा था कि ऊपर से यमराज खींच रहा है, नीचे से सर लोगों ने पकड़ा हुआ है, तो आई थिंक आपसे पूछे बगैर तो यमराज भी नहीं लेके जाते होंगे। तो ये गूगल एनलाइटेड पेशेंट्स को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? जब से ये सोशल मीडिया या गूगल ये सब चीजें आ गई हैं तो ये बहुत सारी जो इनमें आप जानकारी ढूंढते हो पूरी जानकारी नहीं होती। तो आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को आईसीयू में हमें एडमिट करना है? अब इसके डेफिनेटिव क्राइटेरियाज हैं। सो जब आप लोग इतनी बड़ी बीमारियों की बात करते हैं कि बच्चे की लाइफ और डेथ की बातें हो रही होती हैं, आई कैन इमेजिन कि आपको तो बम्बार्डमेंट होती होगी क्वेश्चंस की। डॉक्टर एक इंसान ही है, डॉक्टर अपने पेशे के बारे में जानता है, रोज तरह ऐसी बीमारियां देखता है, तो उसको अपने एक्सपीरियंस से पता होता है कि भाई इतने % इस तरह के बच्चे हम ठीक कर लेंगे और इतने % बच्चे ठीक नहीं हो पाएंगे। अस्पताल में 2 एरियाज ऐसे होते हैं जहां के बारे में सोचकर लोगों को डर लगता है। एक होता है आईसीयू और एक होता है ऑपरेशन थिएटर। आईसीयू का नाम ज्यादा घबराहट वाला होता है बिकॉज यूजुअली वहां पर बहुत सिक पेशेंट्स जाते हैं। आईसीयू का नाम आते ही सबसे पहले वेंटिलेटर जैसे वार्ड्स, उनका खर्चा और क्या हमारा पेशेंट बचेगा नहीं बचेगा, ये सब सवाल मन में आने लगते हैं। एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं एक पेशेंट की, एक बच्चे की पहली सांस से उसके साथ जुड़ी होती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि बहुत बार आईसीयू एडमिशंस अनप्लान्ड होते हैं एंड द सेम थिंग एडल्ट्स में भी बहुत बार आईसीयू एडमिशंस अनप्लान्ड होते हैं बिकॉज इमरजेंसी सडनली आती है। तो आज इन आईसीयूज के दरवाजे के पीछे क्या होता है, इसकी जानकारी के लिए हमारे पास है डॉक्टर विकास बंसल, जिन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर एंड न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर का। सो आज बात करेंगे उनसे आईसीयू के बारे में हर चीज की। वेलकम डॉक्टर विकास बंसल, आज का पॉडकास्ट आईसीयू के लिए। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि एज अ डॉक्टर, एज अ ऑब्स्टेट्रिशियन, जब हम एक डिलीवरी करते हैं तो हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बहुत खुशी का मौका होता है, बट कई बार अनएक्सपेक्टेड बच्चा पैदा होके रोता नहीं या उसको कोई प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को आईसीयू में हमें एडमिट करना है? कुछ क्राइटेरियाज होते हैं इसके, बच्चों के लिए या न्यूबॉर्न्स के लिए, और आप ये कैसे फटाफट डिसाइड कर लेते हैं कि इसको आईसीयू में लेके जाना पड़े? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जब भी एक बच्चा हमारे पास हॉस्पिटल में आता है तो कुछ बच्चे तो हैं जो ओपीडी में ही आके चले जाते हैं, दवाई लेते हैं चले जाते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जो ठीक खाना नहीं खा रहे, ज़्यादा उल्टियाँ कर रहे हैं, पॉटियाँ कर रहे हैं, सांस की दिक्कत है। हम उनको चेक करते हैं, देखते हैं कि ये मुंह की दवाई से ठीक नहीं होगा, अब इसको इंजेक्टेबल्स देने पड़ेंगे, तो उनको हमें वार्ड में एडमिट करना पड़ता है। पर जब एक बच्चे की सिकनेस एक लेवल से बढ़ जाती है तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि ये इसको आईसीयू की ज़रूरत है या नहीं। अब इसके डेफिनेटिव क्राइटेरियाज हैं। हर एक हॉस्पिटल जिसमें भी आप जाते हैं, आप देखेंगे कि उनके एडमिशन टू आईसीयू क्राइटेरियाज एंड डिस्चार्ज फ्रॉम आईसीयू क्राइटेरियाज बने होते हैं। और ज्यादातर, क्योंकि ये एक स्टैंडर्डाइज्ड केयर है, तो ज्यादातर हॉस्पिटल या हॉस्पिटल में जो इंटेंसिविस्ट हैं जो आईसीयू चलाते हैं, वो उन डिस्चार्ज और एडमिशन क्राइटेरियाज को फॉलो करते ही पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करते हैं। उसकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। कोई पेशेंट को न्यूरो की प्रॉब्लम है तो उसका न्यूरो की कंडीशन के हिसाब से क्राइटेरिया है। किसी को सांस की दिक्कत है तो सांस की दिक्कत के हिसाब से एडमिशन क्राइटेरियाज हैं। किसी को इन्फेक्शन ज्यादा है, किसी का ब्लड प्रेशर लो है, तो कुछ क्राइटेरियाज के हिसाब से ही आईसीयू में एडमिशन होता है। ओके, तो क्या एक हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही तरह का आईसीयू होता है या इसकी भी कोई वैरायटीज होती है? देखिए, आजकल मॉडर्न हॉस्पिटल्स और मॉडर्न हेल्थ केयर का ज़माना है। हर स्पेशलिटी बहुत एडवांस हो चुकी है, तो इसलिए हर फील्ड में जैसे हम बात करें कि न्यूबॉर्न छोटा बेबी है जो कि 1 महीने का है, तो उनके आईसीयूज अलग होते हैं क्योंकि उनकी नीड्स अलग हैं। उसके लिए ट्रेनिंग स्टाफ की अलग चाहिए, उसके लिए इक्विपमेंट्स अलग चाहिए। तो हम एक स्पेशलाइज्ड जगह बना के उस उतने से एरिया में उन न्यूबॉर्न को ट्रीट करते हैं ताकि वो हम उसको बेटर केयर दे पाएं। दूसरा, ऐसे ही पीडियाट्रिक्स की बात करें कि 1 महीने से लेके 16 से 18 साल तक का बच्चे को अगर कोई बीमारी आती है जिसमें उसकी हालत ज़्यादा गंभीर है, तो हम उसको पीडियाट्रिक आईसीयू में रखते हैं। ऐसे ही अडल्ट्स में डिफरेंट आईसीयूज होते हैं।
एक जनरल आईसीयू है जिसमें सब तरह के पेशेंट होते हैं, एक सर्जिकल आईसीयू है जिसमें कि ऑपरेशन थिएटर के बाद अगर पेशेंट को आईसीयू की जरूरत है तो उसको सर्जिकल आईसीयू में रखते हैं। ऐसे ही न्यूरो आईसीयू, लिवर आईसीयू, हर तरह के आईसीयू अलग हो सकते हैं। उनका मेन अलग करने का कारण ये है कि वहां पे एक ही तरह का पेशेंट होगा, तो जो स्टाफ है उसको उस पर्टिकुलर तरह की बीमारी को हैंडल करने के लिए ट्रेनिंग की जा सकती है, ताकि हम उस पेशेंट को एक अच्छा केयर दे सकें, एक स्पेशलाइज्ड केयर दे सकें और अच्छा आउटकम दे सकें। ओके, सो मतलब ये है कि लीवर आईसीयूज एंड द किडनी आईसीयूज और द डायलिसिस यूनिट्स एंड द adult ICUs and pediatric ICUs, they're all different units in a hospital, राइट? सो क्या न्यूबॉर्न्स में भी ऐसा होता है कि एक होता है जो हम टर्म न्यूबॉर्न पैदा करते हैं, लाइक 3 kg 3.5 kg बेबी, और एक होते हैं जो 500 600 या 700 ग्राम पे प्री मेच्योर डिलीवर हो जाता है? क्या उनके आईसीयूज में भी कोई डिफरेंस होता है? मतलब आप उनको कैसे हैंडल करते हैं बेसिकली? देखिए, हम इतनी बारीकी से इसको अलग अलग नहीं करते, पर हाँ न्यूबॉर्न्स में भी हम थोड़ा डिफरेंस ये करते हैं कि कोई कुछ बच्चे हैं जो इन्फेक्शन के साथ पैदा हुए हैं या बाहर से हमारे पास इन्फेक्शन लेके आते हैं, तो हम उनके लिए अलग सेप्टिक आईसीयू बना देते हैं। उसमें प्री टर्म या फुल टर्म बेबी दोनों हो सकते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न्स जो हमें पता है कि एक बेबी पैदा होता है स्टेराइल एनवायरनमेंट में से, माँ के पेट से आता है, तो उसको इन्फेक्शन नहीं है, पर लेकिन किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम आ गई है, जैसे प्री मेच्योर बेबी हो सकता है, बेबी रोया नहीं, या बेबी को कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है, या बेबी को कोई कंजनाइटल प्रॉब्लम है जिसमें बेबी को आईसीयू में रखना पड़ेगा। तो ये बच्चों में जिनमें इन्फेक्शन नहीं है उनको हम एसेप्टिक आईसीयूज या क्लीन आईसीयूज में रखते हैं। जिनको इन्फेक्शन है उसको हम सेप्टिक आईसीयूज में रखते हैं। ये डिफरेंशिएट करते हैं हम न्यूबॉर्न आईसीयू में। So even in newborn ICUs there are two components. One is a septic ICU और दूसरा जो बिना इन्फेक्शन वाले बच्चों का ICU है। और बहुत बार तो हम जब पेशेंट को प्रेगनेंसी में देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा पैदा होने के बाद में इसको शायद एक आईसीयू की जरूरत पड़ेगी, तो हम पेशेंट की फैमिली को उस हिसाब से काउंसल करते हैं। लेकिन जब कई बार ये चीजें पैदा होने के बाद पता चलती है, तो एक वर्ड बार बार सुनने में पेशेंट को आता है कि आईसीयू का मतलब वेंटिलेटर। क्या ऐसा होता है कि जो बंदा अंदर जाएगा आईसीयू में उसको वेंटिलेटर ही लगाना पड़ेगा, या कोई अलग टाइप्स हैं या कुछ और ट्रीटमेंट्स हैं वेंटिलेटर के अलावा जो आईसीयू के अंदर क्या-क्या चीजें होती है? एक वेंटिलेटर एक कॉमन वर्ड है जो एक बंदा बोलता है, पर इसके अलावा बहुत कुछ मुझे लगता है कि आईसीयू के अंदर होता होगा, तो उसपे थोड़ी हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। देखिए, अगर हम नॉर्मल बात करें कि एक आईसीयू में अगर हर महीने 100 बच्चे एडमिट होते हैं, चाहे वो न्यूबॉर्न आईसीयू है, चाहे वो पीडियाट्रिक आईसीयू है, तो इन 100 में से हार्डली 10 बच्चों को पर मंथ वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। 90% जो आपकी आईसीयू एडमिशन होती हैं उनको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। अब वेंटिलेटर कह लीजिए या कोई सांस बच्चे को अच्छे से आए उसके लिए कोई छोटी मोटी मशीन कह लीजिए, जैसे सीपैप मशीन है, सिंपल फेस मास्क ऑक्सीजन लगा दी, नेजल प्रोंग से ऑक्सीजन लगा दी। तो ये सारी मशीनें अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत है तो उसको सांस को आसानी से बनाया जा सके या उसको ऑक्सीजन अच्छे से दी जा सके, उसके लिए ये मशीन बनी है। ये मशीन अपने आप में कोई ट्रीटमेंट नहीं करती, वेंटिलेटर कोई ट्रीटमेंट नहीं करता। वेंटिलेटर किसी को सांस नहीं आ रहा है, किसी को निमोनिया है या वो ज्यादा बेहोश हो गया है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो हमें उस मशीन की हेल्प चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली जितनी उस पेशेंट को सांस लेने की जरूरत है वो इस ऑटोमेटिक वेंटिलेटर से उसको दिया जा सके। बाकी उसको ठीक करने के लिए तो आपकी जो दवाइयां आप देते हो, जो आप उसके कुछ टेस्ट करा के उसकी बीमारी डायग्नोस करते हो, उसके हिसाब से जो ट्रीटमेंट करते हो, जैसे जैसे वो बीमारी ठीक होती है, पेशेंट को सांस ठीक आने लगता है, तो ये जो भी वेंटिलेटर जिसे हम मशीनों को कहते हैं, वो वेंटिलेटर, सीपैप, नेजल प्रोंग्स, ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जाती है, उतर जाती है और पेशेंट ठीक हो जाता है। सो ये कहा जाता है आम कि वेंटिलेटर पे अगर पेशेंट चढ़ गया है तो इसका मतलब सीरियस है। सो क्या सीरियसनेस के भी कोई लेवल होते हैं, या कुछ नई ऐसी एडवांसमेंट है जो वेंटिलेटर के फील्ड में आई हैं जिनके साथ में आपको लगता है कि वेंटिलेटर के पेशेंट्स में ओवर द टाइम हम एक और बेटर रिजल्ट एज अ मॉडर्न साइंस दे पा रहे हैं? ये वेंटिलेटर्स में बहुत इंप्रूवमेंट्स आई हैं। जब हमने वेंटिलेटर के बारे में पढ़ना शुरू किया था और जहां पे अब आज हम प्रैक्टिस करते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। अब ये कहना कि एक पेशेंट जो वेंटिलेटर पे गया है वो सीरियस है, बिल्कुल है, क्योंकि आप ये देखिए कि उसके लंग्स काम नहीं कर रहे, या एक सिग्नल जो ब्रेन से आना चाहिए कि सांस ले पेशेंट, वो सिग्नल नहीं आ रहा है, तो इसलिए उसको वेंटिलेटर पे डालने की जरूरत पड़ रही है। दैट मीन्स वो एक लेवल से ज्यादा दूसरे पेशेंट से ज्यादा सीरियस है।
तो जब हम एक लेवल की ग्रेड करते हैं तो हमने आईसीयू में लेवल बना रखा है, लेवल 1 पेशेंट, लेवल 2 पेशेंट, लेवल 3 पेशेंट। तो जनरली जो वेंटिलेटर पे पेशेंट आते हैं लेवल 3 होते हैं। तो ये ज्यादा सिक पेशेंट्स होते हैं, इसमें मोर्टेलिटी ज्यादा है, डेफिनेटली है। अगर हम कहें कि हम हर महीने 10 पेशेंट्स को वेंटिलेट करते हैं तो उनमें से 3 या 4 पेशेंट्स नहीं बचते, क्योंकि वो कई बार ज्यादा बीमार होकर ही हमारे पास आते हैं, वेंटिलेटर से डल के आते हैं, उनकी कंडीशन ज्यादा खराब होती है, उनके लंग्स के साथ साथ ब्लड प्रेशर डाउन, किडनी ना काम ना करना, लिवर का फेल हो जाना, दिमाग में ज़्यादा सोजिश हो जाना, दिमाग की भयंकर इन्फेक्शन हो जाना, इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो ये अगर एक ज़्यादा सिकनेस आएगी तो डेफिनेटली पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होंगी और बचने की उम्मीद भी कम होगी। तो जितना मैं समझ पाई हूँ कि वेंटिलेटर का पेशेंट डेफिनेटली एक सिक कैटेगरी में आता है और लंग्स को सपोर्ट करने के लिए वेंटिलेटर यूज होता है। तो जब हम कई बार आपके आईसीयूज में हम अपने न्यूबॉर्न बेबीज को देखने जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनको किडनी के लिए भी सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, उनको दूसरे ऑर्गन्स के लिए भी सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। तो आईसीयू में वेंटिलेटर के अलावा आई थिंक और जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है उनकी सपोर्ट के लिए भी कुछ चीजें होती होंगी। तो वो एक पेशेंट को हम कैसे समझाते हैं? देखिए, उसमें फ़र्क क्या है, इसको हम ऑर्गन सपोर्ट थेरेपीज़ कहते हैं। जैसे वेंटिलेटर है, वो लंग्स की सपोर्ट करता है। अगर किसी की किडनी फेल है, तो उसको हम डायलिसिस करते हैं। तो वो भी किडनी सपोर्ट थेरेपीज़ है। ऐसी लिवर सपोर्ट थेरेपीज़ भी आती हैं। ऐसी आर्टिफिशियल हार्ट्स भी आते हैं। आर्टिफिशियल हार्ट लंग मशीन भी आती है, कि जिसका हार्ट और लंग दोनों काम नहीं कर रहे, वेंटिलेटर पे काम नहीं कर रहा, तो उसको हार्ट लंग मशीन, जिसको एक्मो भी कहते हैं, उस पे डाल देते हैं। तो ये बहुत डिफरेंट तरह की सपोर्ट थेरेपीज़ आईसीयू में। आईसीयू एक उसका नाम इसलिए इंटेंसिव केयर यूनिट इसलिए ही है क्योंकि वहाँ बहुत सारी मशीन्स, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारा स्टाफ और बहुत सारे टेक्नीशियंस जो एक टीम में काम करते हैं, ताकि हर पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको देखा जाए, और उस रिक्वायरमेंट को देख के पेशेंट की नीड पहले देखी जाती है कि इसको क्या क्या सपोर्ट की जरूरत है, और वो सपोर्ट दी जाए, और साथ साथ में उसकी बीमारी को ट्रीट किया जाता है। जो बीमारी के कारण उसका ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, तो हम उसको ट्रीट करते हैं। ये सारी मशीनें तो हमें सिर्फ टाइम देती है, ये ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट तो अल्टीमेटली जो हम उसको इंजेक्शंस देते हैं, जो उसको ग्लूकोज दिया जाता है, जो उसके टेस्टों में बीमारी का पता चलता है, वो उसका ट्रीटमेंट होता है। जैसे जैसे उसकी बीमारी ठीक होती है, उसका ऑर्गन रिकवर करता है, ये मशीनें अपने आप धीरे धीरे कम होना चाहिए। बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, जैसे हम न्यूबॉर्न्स की बात करी थी या हम इवन पीडियाट्रिक एज ग्रुप की भी अगर बात करें, 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं, क्या बच्चों में डिटोरिएशन ऑफ डिजीज अडल्ट के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि बच्चों में डिटोरिएशन, या कहें, या एक जिसे हम कहते हैं थेरेप्यूटिक विंडो पीरियड जो है, वो थोड़ा-सा कम होता है। क्योंकि बच्चों में जैसे ही कोई बीमारी आती है, बहुत जल्दी बच्चे में बढ़ भी जाती है। लेकिन दूसरी अच्छी चीज़ है, जैसे ही बच्चे को सपोर्ट मिलती है, बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाती है। सो एज़ अ अडल्ट, जो एक एक बड़ा आदमी है या बड़ा पुरुष है, अडल्ट है, उसमें उसकी बॉडी में रिजर्व ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन। बच्चों में रिजर्व कम है, पर एक अच्छी चीज़ ज़रूर है कि बच्चों में रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और इवन अगर मान लो आज कोई ऑर्गन कम काम कर रहा है, जैसे-जैसे बच्चा ग्रो करेगा, बहुत बार जो ग्रोथ में ऑर्गन नया बनेगा, वो प्रॉपर काम करना भी शुरू कर देगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को बड़ों से थोड़ा डिफरेंट बनाती हैं, और इसके डिफरेंट चैलेंजेस हैं। तभी तो एक पीडियाट्रिक ब्रांच बनी है, पीडियाट्रिक आईसीयू अलग है, और हमें इन चीज़ों के लिए ट्रेन किया जाता है। जब अगर हम 25 साल पहले या 30 साल पहले की बात करें तो पीडियाट्रिक्स की हर ब्रांच अलग नहीं होती थी, पर आजकल हम देखते हैं पीडियाट्रिक्स न्यूरोलॉजिस्ट अलग है, पीडियाट्रिक पल्मोलॉजिस्ट अलग है, कार्डियोलॉजिस्ट अलग है, पैथोलॉजिस्ट अलग है। सो आई थिंक ये प्रोग्रेस एक अच्छे के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए हो रही है। एक सवाल जिसको मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा समय लेके हमें बताइएगा कि जब एक आईसीयू में पेशेंट जाता है, चाहे और अगर वो मेट्रो सिटी जैसी जगह पे हो तो और भी ज्यादा ये क्वेश्चन वैलिड हो जाता है, या इवन हमारी 2 टियर सिटीज के अकॉर्डिंग भी, कि आईसीयू का मतलब है ह्यूज बिल, बहुत बड़ा बिल। क्या ये मशीन्स की वजह से बिल बढ़ता है या टेस्ट की वजह से बढ़ता है या स्टे की वजह से आईसीयू के पेशेंट का बिल हमेशा ज्यादा होता है? इसके कॉस्ट ड्राइविंग फैक्टर्स क्या होते हैं? और क्या आपके आईसीयू को, मैं हमेशा जो पेशेंट्स हमारे से कई बार बात करते हैं, आपका आईसीयू किफायती आईसीयू के नाम से जाना जाता है। सो आपने ऐसी क्या प्रैक्टिस चेंज की है कि आपका आईसीयू एक किफायती आईसीयू की तरह काउंट हो?
देखिए उसका रीज़न जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम मान के चलें कि एक पीडियाट्रिक आईसीयू या कोई भी आईसीयू, तो उसमें अगर 100 पेशेंट हर महीने एडमिट होता है, तो उसमें 10 पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं। उसमें से अराउंड 40% पेशेंट, 40 टू 50% पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि जिनको मॉडरेट डिजीज है, और 40% पेशेंट ऐसे हैं जिनको कि कुछ पहले 1 या 2 दिन आईसीयू में ही चाहिए, उसके बाद वो पेशेंट हमें पता है रिकवर कर जाएगा, या उसको सिंपल ऑक्सीजन चाहिए तो अगले 4-5 दिन में उसको सिंपल ऑक्सीजन और दवाइयों से वो रिकवर कर जाएगा। तो जो कॉर्पोरेट आईसीयूज हैं वो क्या करते हैं, वो आईसीयू में ऐसे ट्रायजिंग नहीं करते। वो आईसीयू की एक हाई कॉस्ट को, क्योंकि आईसीयू में लोग ज्यादा हैं, मशीन ज्यादा है, उसका मेंटेनेंस ज्यादा है, टेक्नीशियंस हैं, हर चीज का कॉस्ट है, तो वो क्या करते हैं उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए एक हाई एंड बेड चार्जेस लगा देते हैं। हमने मॉडिफाई क्या करा, हमने शुरू से ही इस चीज को पहचाना कि हर पेशेंट को उतनी केयर नहीं चाहिए आईसीयू में, तो इसके लिए हमने उसके लेवल्स बनाए। हमने अपने स्टैंडर्डाइज सिस्टम में लेवल 1 आईसीयू, मतलब एक पेशेंट जिसको सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। लेवल 2 आईसीयू, एक पेशेंट जिसको ब्लड प्रेशर भी कम है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए दवाइयां चाहिए, उसके लिए सरिंज पंप्स की यूटिलिटी चाहिए, तो हमने इसको लेवल 2 आईसीयू कर दिया। या उसको सांस की दिक्कत है, उसको छोटी मशीन चाहिए जो वेंटिलेटर नहीं है, जिसको हाई फ्लो नेजल कैनुला कहते हैं, सी पैप मशीन कहते हैं, तो उसको हमने लेवल 2 कर दिया। और हमने जब देखा कि पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस है, तो उसको वेंटिलेटर चाहिए या और भी सपोर्ट थेरेपीज चाहिए, तो हमने उसको लेवल 3 आईसीयू कर दिया। तो जब हम ट्रायजिंग करते हैं तो आपने देखा कि जो हाई कॉस्ट सिर्फ उस 10% पेशेंट्स को ही रिक्वायर्ड हुई जो कि आईसीयू में ज्यादा सिक थे, पर लेकिन वो 90% पेशेंट्स उस हाई कॉस्ट से बच गए, क्योंकि वो लेवल 1 की कॉस्ट कम है, लेवल 2 की मॉडरेट है, लेवल 3 की कॉस्ट ज्यादा है। तो 90% पेशेंट्स हमने पहले ही लेवल 3 से निकाल लिए, ताकि उनको कॉस्ट हमने ट्राइजिंग करके कॉस्ट कम कर दी। दूसरा, अब हमने ये देखा कि बहुत बार जो कॉर्पोरेट आईसीयू होता है उसमें क्या है, एक स्टैंडर्ड सिस्टम है। एक पेशेंट आईसीयू में है, उसका रोज ये टेस्ट होंगे, रोज ये एक्सरे होगा, रोज कुछ थेरेपीज जो हैं, कुछ इंटरवेंशन रोज होंगी, तो उससे एक फिक्स्ड कॉस्ट उसकी बढ़ती जाती है। हम ऐसा नहीं करते। हम उसके लिए क्या करते हैं, हमने जब देखा कि लेवल 1 का पेशेंट है तो डेफिनेटली वो इतना बीमार नहीं है, तो उसके कुछ टेस्ट हम कम कर सकते हैं। लेवल 2 का पेशेंट है, वो बीच का बीमार है, तो हमने उसके देखा कि इसके टेस्ट की फ्रीक्वेंसी लेवल 3 से इसकी भी कम रख सकते हैं। तो जो लेवल 3 का पेशेंट है वो ज्यादा बीमार है, उसके टेस्ट बार बार हमें करवाने ही पड़ते हैं। तीसरा, जो हमारी अप्रोच बाकियों से डिफरेंट ये है कि हम जैसे ही पेशेंट आता है, पहले 24 घंटे में काफी इंटेंसिवली डिफरेंट डिफरेंट टीम्स को इन्वॉल्व करके कोशिश करते हैं उसकी बीमारी डायग्नोस हो जाए। हमारा ओवरऑल जो अभी हम डाटा कैलकुलेट करते हैं, अराउंड 80% पेशेंट्स विद इन 24 आवर्स हम डायग्नोस कर लेते हैं, और डायग्नोसिस करते ही हमें डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये पेशेंट को ये बीमारी है। जो शुरू में हमें बहुत सारी दवाइयां शुरू करनी पड़ती हैं, विद इन 24 टू 36 आवर्स हम कट करके वो हार्डली 15 से 20% दवाइयों पे आ जाते हैं, तो उसकी मेडिसिन की कॉस्ट कम हो जाती है। फिर एक दो तीन चीजें हम और करते हैं, हम इसके साथ साथ हम पेशेंट के ऑडिट्स करते हैं कि भाई मान लो एक पेशेंट है, इस मौसम में इस तरह का पेशेंट आना शुरू हुआ, तो रादर देन हम क्या करें कि हम ये 5 दवाइयां यूज करें, इस मौसम में हमें पता है कि ये पेशेंट इस प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, हमें एक ही दवाई चाहिए, तो हम 1 या 2 दवाई ही देते हैं, 5 दवाइयां नहीं देते, इससे हम कॉस्ट कम कर देते हैं। फिर बच्चों में जो हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि दवाइयां की जो पैकिंग आती है वो बड़ों वाली ही आती है। बहुत कम कंपनीज हैं जो एंटीबायोटिक्स बहुत छोटी डोज में बनाती है। एक बच्चा है जो 1 महीने का 5 किलो का है, और एक बच्चा है कि जो 10 साल का है 50 किलो का है या 30 किलो का है। एक बच्चा है जो कि 12 साल का है और वो 70-80 किलो का है। अब हमारे पास अगर 5 किलो का बच्चा है तो हमें दवाई कई बार उसको 50 किलो वाली पैकिंग नहीं आती है, तो हमें अगर कम यूज करेंगे तो बाकी दवाई वेस्ट हो जाती है। तो हम अपने आईसीयू में कैसे करते हैं, हम ट्राइजिंग करते हैं कि ये 3 बच्चों को अगर एक ही दवाई चल रही है तो एक वायल उस टाइम पे खोलते हैं, उस तीनों बच्चों की डोजेस उन डिफरेंट डिफरेंट बच्चों को यूज कर लेते हैं ताकि दवाई की वेस्टेज कम हो। हम दवाई एक बार एक पेशेंट से मंगा लेते हैं, एक बार दूसरे पेशेंट से, एक बार तीसरे पेशेंट से, तो इससे वेस्टेज कम हुई। पेशेंट की दवाई जो एक दिन में 3 वायल्स लगनी थी, एक वायल में काम चल गया, और उसकी कॉस्ट 1/3 रहेगी। तो ऐसी छोटी छोटी इंटरवेंशन करके हमने अपने आईसीयू की कॉस्ट को काफी कंट्रोल में रखा है। पर हाँ, ये जरूर है कि अगर आईसीयू में पेशेंट है और अगर एक वार्ड में पेशेंट है, तो क्योंकि उसकी दवाई ज्यादा है, कुछ टेस्ट भी ज्यादा हैं, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, तो कुछ कॉस्ट उसकी ज्यादा रहेगी। बट यस, इन इंटरवेंशन के चलते हमने काफी हद तक कॉस्ट को कम किया है।
हाँ, डेफ़िनेटली ये तो मैं कहूँगी क्योंकि हमें बहुत पेशेंट्स ही आकर के फीडबैक देते हैं कि एज़ कंपेयर्ड टू मेनी अदर आईसीयूज़, योर आईसीयू इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। बट अब इसमें क्या डिस्पोजेबल्स या परसेंटेज स्टाफिंग, पेशेंट और स्टाफ का जो रेशियो है, क्या कहीं उसका भी कोई रोल है कि जो डिस्पोजेबल्स यूज़ होते हैं? देखिए, कुछ डिस्पोजेबल्स जो यूज़ हैं वो तो यूज़ करने ही पड़ते हैं। वो हमें लगता है कि हम उससे कॉस्ट बहुत कट कर पाएँगे, कि उसमें है कि अगर हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, उसमें एक पेशेंट को एक इन्फेक्शन हो गई, तो शायद वो डिस्पोजेबल की कॉस्ट तो फ्रैक्शन ही रहेगी, पर जो एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी वो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। क्वालिटी कंट्रोल इज़ वेरी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर पाते कभी भी, और ना ही हमारा ये मोटिव होता है कि हम कॉस्ट के चक्कर में एक पेशेंट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करें। उससे बहुत बार ये चीज़ें बैकफायर करती हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि मान लीजिए कुछ कॉस्टली सर्किट्स हैं जो पेशेंट्स को यूज होते हैं, तो हमने देखा है कि अगर हमारा पेशेंट क्लीन है, उसको कोई सर्किट यूज हुआ जो कि 6-7 हज़ार 8 हज़ार का है, तो हम वो क्लीन पेशेंट्स के सर्किट्स को रीयूज कर लेते हैं रीस्टरलाइज कराने के बाद। बट दैट टू नॉट मच ऑफ द टाइम, वो हमें जो है उसके लिए काफी, मैं ये एडवोकेट नहीं करूंगा कि ये सबको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इसमें हर किसी की अपनी अपनी कॉम्पिटेंस चाहिए इस चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए। बट यस, अगर आप बहुत पुराने रन कर रहे हैं और आप इन चीजों में काफी हद तक काफी रुझे हुए हैं, तो आप इस कॉस्ट को इस तरह से भी कम कर सकते हैं। सो एज अ मदर मैं ये फील करती हूँ कि जब आप किसी पेशेंट को बोलते होंगे कि इसको आईसीयू की जरूरत है, सबसे पहले तो बच्चे को तो जो प्रॉब्लम होनी है, मुझे लगता है पेरेंट्स को पैनिक अटैक पहले आता है कि अब हमारा बच्चा आईसीयू में चला जाएगा। और जैसे कि हम अडल्ट आईसीयूज में देखते हैं कि वहां पे पेशेंट यूजुअली अकेला होता है, रिलेटिव बाहर होते हैं। तो क्या यही सेम चीज आप पीडियाट्रिक आईसीयू में भी फॉलो करते हैं या आपके प्रोटोकॉल अडल्ट से कुछ डिफरेंट है? नहीं, देखिए, थोड़ा डिफरेंट तो है, क्योंकि जो अडल्ट आईसीयू में तो वहां पे सिर्फ विजिटिंग आवर्स होते हैं कि आप सुबह 1 घंटा मिल सकते हो या शाम को 1 घंटा मिल सकते हो। पर लेकिन बच्चों के आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयूज में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जो छोटा बच्चा है जो 2 3 4 साल का है, वो पेरेंट्स के बिना रुकता ही नहीं है। अगर तो वो ज्यादा बीमार है, वेंटिलेटर पे है, तो हम मना करते हैं, हम वहाँ भी पेरेंट्स को विजिटिंग आवर्स की तरह ही जाने देते हैं। बट लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि 10% बच्चे ही वेंटिलेटर में, 90% बच्चे आईसीयू में वेंटिलेटर के बगैर हैं। तो एक बच्चा जो होश में है, कॉन्शियस है, अगर वो पेरेंट्स साथ में नहीं होंगे, तो हमारे लिए उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम उसके पेरेंट्स को वन एट ए टाइम अलाउ करते हैं। या तो मदर बैठ जाएगी, या फादर बैठेगा, या बच्चा जिसके साथ कंफर्टेबल है उसको हम अलाउ कर देते हैं। और हम प्रोटोकॉल्स बना के रखते हैं कि एट ए टाइम एक ही जो अटेंडेंट है वो पेरेंट बच्चे के साथ रुक सकता है। सो मतलब आप माँ को या फादर को बच्चे के साथ आईसीयू में स्टे अलाउ करते हो। आई थिंक उससे उनको काफी रिलैक्सेशन होती होगी बिकॉज उनका बच्चा उनकी आंखों के सामने है, तो एक स्ट्रेस लेवल बच्चे का भी और पेरेंट्स का भी कम होता होगा। इनफैक्ट हम कई बार तो, अगर जैसे बच्चा रिकवरी फेज में आ गया है, तो हम, अगर बच्चा छोटा है और बेड तो नॉर्मल साइज है, तो हम मदर को ये भी अलाउ कर देते हैं कि वो अपने बच्चे के साथ सो भी सकते हैं। तो बेडिंग का है। हाँ। बेड इन टाइप भी कर देते हैं हम। बट ये हर में पॉसिबल नहीं है, पर एक बार एक लेवल की रिकवरी हो गई, बच्चा ठीक है, तो अगर छोटा बेबी है, ब्रेस्ट फीडिंग पे है, तो ब्रेस्ट फीडिंग भी अलाउ कर दें और मदर को साथ में रेस्ट करने के लिए जगह भी दे दें। आई थिंक वो एक पेरेंट्स के लिए बहुत ही इमोशनली सेटिस्फाइंग चीज होती होगी। सो दैट्स ग्रेट। सेकेंड चीज जो मैं पूछना चाहती हूँ कि आजकल के पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इवन फॉर द सिंपल इलनेस लाइक यूरिन इन्फेक्शन। सो जब आप लोग इतनी बड़ी बीमारियों की बात करते हैं कि बच्चे की लाइफ और डेथ की बातें हो रही होती हैं, आई कैन इमेजिन कि आपको तो बम्बार्डमेंट होती होगी क्वेश्चंस की, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, ये हमें सिखाया जाता है, इट्स पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग, कि एक किसी भी सीरियस बच्चे को डायग्नोज करना, ट्रीटमेंट करना, और साथ साथ में उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग करना, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक बच्चे को डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करना। तो दिस इज पार्ट ऑफ द मेन ट्रीटमेंट। सो हम बहुत बार, वी वर्क इन ए टीम। जैसे एक पेशेंट सिक अंदर आता है, हम शुरू के 15-20 मिनट जब उसको असेस करके उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो हम आपस में रोल्स डिवाइड कर लेते हैं। तो हम में से एक, जो इनिशियल असेसमेंट के बाद पेरेंट्स को साइट पे ले जाता है, और उनसे साथ साथ में तो कुछ हिस्ट्री पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, ये इलनेस कैसे बनी, क्या हुआ, कैसे बच्चा ज़्यादा बीमार हो गया, क्या कारण रहे। और साथ साथ फिर हम उनको कुछ ट्रीटमेंट्स के पार्ट के बारे में बताते हैं कि भाई देखिए, अब ये कंडीशन है, हम ये दवाइयाँ देंगे,
हम ये टेस्ट कराएंगे, और इसके साथ साथ अगर सब कुछ ठीक चला तो इस तरह से बच्चा आपका कितने दिनों में कैसे कैसे ठीक होगा। या हमें लगता है कि ज़्यादा सीरियस है तो हम उनको परसेंटेज वाइज होप भी देते हैं। हमें दिख रहा होता है कि भाई बच्चा बहुत सिक है। देखिए, डॉक्टर एक इंसान ही है। डॉक्टर अपने पेशे के बारे में जानता है और रोज तरह ऐसी बीमारियां देखता है, तो उसको अपने एक्सपीरियंस से पता होता है कि भाई इतने परसेंट इस तरह के बच्चे हम ठीक कर लेंगे और इतने परसेंट बच्चे ठीक नहीं हो पाएंगे। बहुत बार हम करिश्मे भी देखते हैं कि जैसे हमें लग रहा होता है कि पेशेंट ठीक नहीं होगा, और सडनली ट्रीटमेंट असर आना शुरू हो जाता है, वो 24-48 घंटे में ठीक भी हो जाता है। और कई हम ऐसे केसेस भी देखते हैं जो हमें पता होता है कि ये बच्चा बच सकता है, और सडनली दवाई ने असर नहीं करा और उसकी दिक्कत पड़ते पड़ते पेशेंट नहीं भी बचता। पर लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ अवर ट्रेनिंग, एंड दैट्स व्हाई इन आईसीयू आप देखेंगे कि जो भी अच्छे आईसीयूज है उसमें एक टीम होती है। अकेला एक इंटेंसिविस्ट आईसीयू नहीं चला सकता। तो जैसे ही कोई सिक पेशेंट आता है हमारे पास, हम उसको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो आफ्टर इनिशियल असेसमेंट, आफ्टर इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ ट्रीटमेंट, हम उस फैमिली को, हम में से कोई भी एक हमारा टीम मेंबर उनको साइड पे ले जाता है, उनसे बात करता है, पेशेंट की हिस्ट्री लेता है और उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। और साथ ही साथ हम उनको ये भी बताते हैं कि दिन में 2 बार हम इस फिक्स टाइम पे आपके पास इस रूम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप कहीं भी सारा दिन बिजी हैं, तो इस फिक्स टाइम पे आपने यहाँ पे रहना है, ताकि हम जब कॉल करें तो आपसे हम 10-15 मिनट बैठ के आपके जितने भी सवाल हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे सकते मतलब एक आईसीयू के बाहर एक काउंसलिंग रूम होता है जिसमें कि आप ये उनको एक टाइम फिक्स ड्यूरेशन पे देते हैं। डेफिनेटली एक इंडिविजुअलाइजेशन है, हर पेशेंट सेम रिस्पॉन्ड नहीं करता। कई बार इवन एज अ डॉक्टर हमें भी कॉल आती है कि मैडम हमारा पेशेंट आईसीयू में है और हमें पता ही नहीं चल रहा कि अंदर क्या चल रहा है। तो ये सिचुएशंस आपके साथ भी होती होंगी और इनके साथ में डेफिनेटली लीगैलिटीज भी जुड़ी हुई हैं। तो उन सिचुएशंस को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? बिल्कुल ठीक है जी, ये बहुत बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा। तो जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, हमें भी अपने आप को उसके साथ बदलना पड़ रहा है। पहले एक जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बड़ा सेक्रेट रिलेशन था, आजकल उसमें हर चीज़ों में एविडेंस प्रूफ की ज़रूरत पड़ने लगी है। और हम भी ये मानते हैं कि प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, और पेशेंट जो है, जिसका अटेंडेंट, जिसका पेशेंट अंदर आईसीयू में दाखिल है, उसको एक एविडेंस और प्रूफ भी मिलना चाहिए कि भाई हम जो कर रहे हैं उसको सारा चीज़ें पता हो। तो उसके लिए एक तो हम क्या करते हैं कि जो भी अंदर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के हमने कंसेंट बना रखे हैं। तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि या पेरेंट्स हैं, बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो भी चीज़, मान लो किसी को वेंटिलेटर पे डालना है, सेंट्रल लाइन डालनी है, चेस्ट ट्यूब डालनी है, कोई भी प्रोसीजर होगा, तो हम उनसे कंसेंट लेते हैं, जो कि उनकी लैंग्वेज में उनको लिखने को बोला जाता है और उनसे साइन कराया जाता है कि भैया ये प्रोसीजर है, ये कॉम्प्लिकेशन है, ये फायदा है, आप प्लीज हमें लिख के दीजिए कि हमने आपको बताया है। दूसरा, अगर पेशेंट ज्यादा सीरियस है, बहुत सारी टीम्स इन्वॉल्व हैं, मान लो पेशेंट को न्यूरो की प्रॉब्लम भी है, लंग्स की प्रॉब्लम भी है, किडनी भी फेल है, काम नहीं कर रही है, तो ऐसे कोई सर्जिकल जरूरत पड़ सकती है सर्जरी की, तो हम ऐसे, फिर जब भी ऐसा बात होता है तो हम इसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग। तो हम सारी जो जो टीम्स पेशेंट को देख रही हैं उनको बुलाते हैं, अटेंडेंट्स को बुलाते हैं, एक ऑडियो विजुअल रूम हमने बना रखा है, वहां पे हम उनको कहते हैं कि जो भी हम बात कर रहे हैं, हम आपका ये देखिए कैमरा में है, सारा रिकॉर्डेड है। तो ताकि इसलिए किया जा रहा है कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि हमने जो आपको आज बताया तो कल हम अपनी कोई चीज को चेंज करेंगे, या कहीं आपको, हमें ऐसा ना लगे कि आपने तो बताया था और आपको प्रॉपर कल को कहें जी हमें। सो बेसिकली पेशेंट और आप मिल करके एक टीम डिसीजन एंड पार्टनरशिप में डिसीजन और उसको लेते हैं जो रिकॉर्ड कि करते आगे, और जो आपका वो काउंसलिंग रूम आपने बताया था दैट इज बेसिकली अंडर सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरास भी हैं, ऐसे हमारे पास एमडीटी फॉर्म्स भी होते हैं, जिसमें हम जो जो लोगों ने, जो टीम में डॉक्टर प्रेजेंट है उसके साइन होंगे, और जो फैमिली की तरफ से जो लोग प्रेजेंट हैं उनका नाम लेके उनके भी साइन होंगे कि भाई इस दिन आपको ये जानकारी इस बच्चे के बारे में। मुझे लगता है जितने अच्छे आईसीयूज होंगे दे मस्ट बी फॉलोइंग दिस, बिकॉज ये तो Yes. बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। इसमें अब हमारे पास में जिस तरह के पेशेंट्स आते हैं टू द गायनेकोलॉजिस्ट, मतलब वी आर दीज डेज हमारे पास पबमेड साइटेशंस, गूगल और लॉट ऑफ रिसर्च, एंड हर डिजीज का बिल्कुल सिंपल बिनाइन से लेके मैलिग्नेंट तक सब उन्होंने पढ़ा होता है। तो आईसीयू के डिजीजेस के लिए तो ये मेरे को लगता है कि और भी ज्यादा मुश्किल होता होगा, बिकॉज सिंपल डिजीजेस में तो हम पेशेंट को बोलते हैं सर गूगल मत करो, हम आपको ये बता रहे हैं और ये आपने रीड करना है।
तो ये गूगल एनलाइटेड पेशेंट्स को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं इन सिचुएशंस में? बिकॉज़ आईसीयू इटसेल्फ इज़ अ स्ट्रेसफुल एरिया आई बिलीव। देखिए, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब से ये सोशल मीडिया या गूगल ये सब चीज़ें आ गई हैं, तो ये बहुत सारी जो इनमें आप जानकारी ढूँढते हो, पूरी जानकारी नहीं होती। वो हाफ़ जानकारी होती है और पेशेंट बहुत बार इससे कन्फ्यूज़ भी हो जाता है। पर लेकिन ये तो मैं कहूँगा इसमें कोई डिफरेंट अप्रोच नहीं है। जैसा एक ओपीडी में कोई पेशेंट जो गूगल से पढ़ के आधी जानकारी के साथ 20-50 क्वेश्चंस लेके आपके पास आता है, तो ऐसे ही आईसीयू में भी उनके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और इसका तो एक ही जवाब है कि आपको पेशेंटली उसके इन सवालों का जवाब देना पड़ता है। एक बार, 2 बार आप देखते हैं कि भई पेशेंट आप आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं भई इसकी इस तरह की रिक्वायरमेंट सवाल ज़्यादा है। तो दूसरा हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है, अब रोज तो हम 1 घंटा 2 घंटे लगा के सवालों के जवाब नहीं दे पाते, तो फिर हम उसको टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं कि आपके पास ये आप 10 पेशेंट्स हैं, अगर हमें 2 घंटे काउंसलिंग करनी है तो हर किसी को 10 से 15 मिनट का स्लॉट है। तो 10 से 15 मिनट में जो जो आप हमसे सवाल पूछ लेंगे तो आपको उसके हिसाब से जवाब दिए दिया जाएगा। तो अब आईसीयू की हमने इतनी सारी चीज़ें समझी कि इफ़ेक्ट कैसा आएगा मेडिसिन का, बच्चा ठीक होगा, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक होता है, कई बार नहीं होता। यहाँ पे एक सवाल कई बार आता है कि जेनरिक मेडिसिन। सो आपके आईसीयू में जहाँ पे बिल्कुल यू आर पुश टू वॉल कि अब ये बच्चा हमें जल्दी ठीक करना है बिकॉज़ वो सिक होके आया है। तो डू यू बिलीव ऑन जेनरिक मेडिसिन इन दैट केस? देखिए, जेनरिक मेडिसिन्स इन ट्रू सेंस जो हिंदुस्तान में आजकल हम दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं वो 99% जेनरिक मेडिसिन्स ही हैं। और हम काफ़ी कॉस्ट कॉन्शियस के बारे में, जैसे आपने पहले मेरे से सवाल पूछा था कैसे कॉस्ट कम करते हैं, उसमें एक पार्ट ये भी है कि हम कोशिश करते हैं कि जो दवाइयाँ जेनरिक फॉर्म में अवेलेबल हैं, अच्छी कंपनी से जेनरिक मेडिसिन बनाती हैं और उनकी कॉस्ट जो है, जो नॉर्मल कंपनी से कोई ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट ही ज़्यादा होती है। पर ये श्योरिटी ज़रूर होती है कि ये दवाई जो है अच्छी होगी, प्रॉपर बनी होगी और उसमें जितना बताया गया उतना ही दवाई होगी। मतलब एफिकेसी उसकी उतनी ही होगी जितनी। जी। तो मतलब यू बिलीव इन जेनरिक मेडिसिन कि यस। पेशेंट आराम से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, दवाई आईसीयू में ऐसा है कि कुछ तो ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि पेटेंटेड होती हैं, जो कि एक ही कंपनी की आती है। उसमें तो आपके पास चॉइस ही नहीं है। आपको अगर मान लो आपका पेशेंट बीमार है और उसको उस दवाई की ज़रूरत है, तो आपको वही यूज़ करनी पड़ेगी। आपका चॉइस नहीं है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको एक पेशेंट की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी कॉस्ट से। दूसरा, अगर हमें पता है कि एक दवाई जो जेनरिक भी अवेलेबल है, अच्छी कंपनी की अवेलेबल है और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, तो हम 100% वही दवाई यूज़ करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक कॉस्ट जो कम होगी तो ही पेशेंट को, अगर मान लो 5 दिन वो दवाई चाहिए और 5 दिन वो अफोर्ड करेगा, तो ही कंप्लीट ट्रीटमेंट होगी, तो ही पेशेंट क्योर होगा। अगर उसका 1 दिन में पेशेंट का पैसा खत्म हो गया, तो वो दवाई पूरा ले ही नहीं पाएगा। तो अगर पहले 2 दिन में वो ठीक होना भी शुरू हो गया और पूरी ट्रीटमेंट नहीं मिली, तो फिर से बीमार हो जाएगा, फिर भी ठीक नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें हम रोज़ जब भी हम राउंड लेते हैं, पेशेंट के बारे में बात करते हैं, तो कम से कम हमारा इसी पेशेंट की डिस्कशन में 20 से 25% समय इस चीज़ में जाता है कि हम कैसे इसकी कॉस्ट को इस तरह से किफ़ायती करें, ये कंप्लीट कॉस्ट, कंप्लीट केयर लेके जाए, पूरा ठीक होके जाए और सबसे कम कॉस्ट में ठीक हो। अब जब कॉस्ट की बात आई है, तो क्या बच्चों में इंश्योरेंसेज़ ये सारी चीज़ों को कवर करती हैं? जैसे हमारी गायनी में अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सारी इंश्योरेंसेज़ इनफर्टिलिटी को कवर नहीं करती हैं। बहुत सारी इंश्योरेंस प्लास्टिक सर्जरी को कवर नहीं करती हैं, कॉस्मेटिक्स को कवर नहीं करती हैं। तो क्या आईसीयू कम्स अंडर कि ये मेडिकल इंश्योरेंस में कवर्ड होता है? जी, बिल्कुल। बच्चों में आईसीयू जो इंश्योरेंस है वो हर तरह का आईसीयू केयर कवर करती है। सिर्फ कुछ एक ही बीमारियां ऐसी हैं जो कि कंजेनाइटल नेचर की हैं, जो कि जन्म से प्रेजेंट हैं, जो कि बच्चे को बीमारी, क्योंकि बच्चा माँ के पेट में प्रॉपर बना ही नहीं, तो उस टाइम पे कोई बनावट के कारण कोई दिक्कत रहेगी। अगर उसमें कंजेनाइटल लग जाता है तो वो कुछ बीमारियां आईसीयू में कवर नहीं होती। पर लेकिन कोई भी ऑपरेशन है, इन्फेक्शन है या कोई भी किसी को चोट लग गई है उसके कारण बच्चा आईसीयू में आ गया है, या तो इस तरह की सारी बीमारियां आईसीयू में कवर होती हैं। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, खास तौर पे न्यूबॉर्न्स के लिए हम बहुत कॉमनली आप देखते हैं पेरेंट्स की भी, आप प्रेगनेंसी आप अपनी इंश्योरेंस करवाने जाओ तो हर इंश्योरेंस कंपनी का एक अडेंडम होगा कि 3 साल के बाद ही प्रेगनेंसी कवर होगी। पर लेकिन प्रेगनेंसी 3 साल के बाद कवर होगी, मदर चाहे कवर है चाहे नहीं है, लेकिन आने वाले बच्चे की इंश्योरेंस आप पहले से करा सकते। ओह, दैट्स गुड फॉर फैमिली। यस, तो अगर मान लीजिए आपने प्रेगनेंसी प्लान कर ली या आपने इंश्योरेंस करा ली और आपका वाइफ प्रेग्नेंट है,
तो आपको पता है आपकी प्रेगनेंसी तो इंश्योरेंस में नहीं है, पर लेकिन आप पहले से ही अपने आने वाले बच्चे के नाम पे वो इंश्योरेंस भी ले सकते हो। मान लीजिए वो बच्चा प्री टर्म पैदा हो गया, या मान लीजिए बच्चे को पैदा होते ही सांस की दिक्कत थी या कोई इन्फेक्शन हो गई, तो ये सब बीमारियां अगर वो बच्चे को आईसीयू में लेके जाती हैं तो आपके बच्चे की वो सारी आईसीयू की कॉस्ट आपकी इंश्योरेंस कवर करेगी। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है सारे एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स को नोट करनी चाहिए। तो अब हम लोग जो हमारे पेशेंट्स का कई बारी हम बात सुनते हैं कि एक प्रीमेच्योर बेबी मान लीजिए पैदा हुआ, उस बच्चे के साथ में दादी, नानी, मम्मी एक लेबल लगा देती हैं, ये तो नर्सरी में रह गया है, आईसीयू में रह गया है, प्रीमेच्योर, और पूरी जिंदगी उसको एक ओवरऑल मतलब एक अलग ही कैडर से ट्रीट किया जाता है, ये प्रीमेच्योर हुआ था। तो क्या आपके आईसीयू से निकले बच्चे, पीडियाट्रिक आईसीयू से निकले बच्चे जो कि मल्टीपल चीज़ों के सहारे उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ी, कहीं लंग्स के लिए, कहीं किसी और चीज़ के लिए, और जब वो छुट्टी होके घर जाते हैं, तो उनकी लाइफ और एक नॉर्मल बच्चे की लाइफ या उन पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शंस कि आपको क्या ध्यान रखना है, उसका भी कोई प्रोटोकॉल होता है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक पेशेंट जो कि लॉन्ग स्टे के बाद घर जाता है, तो उसकी होम नीड्स डिफरेंट होती हैं, और हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं इन चीज़ों के लिए कि भाई पहली कि अगर मान लो कुछ समस्याएं फिर से आएँ तो कब आपने इमीडिएटली वापस आना है, घर पे आने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है ताकि इस बच्चे को अभी कुछ घर पे जो रिकवरी होगी वो आसानी से हो जाए, और साथ ही साथ डिफरेंट स्टेप्स पे इसकी कुछ अगर डिमांड्स या नीड्स बदलेंगी वो आपने कैसे आइडेंटिफाई करनी है और उनको कैसे पूरा करना है। और बहुत सारे बच्चे तो कई बार ऐसे भी होते हैं जो आईसीयू से घर जाते हैं, मान लीजिए उनको घर पे अभी भी ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हम अरेंज करते हैं, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स का अरेंज करना, घर पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का अरेंज करना। कई बार पेशेंट को होम मॉनिटरिंग सिस्टम, छोटे छोटे मॉनिटर्स आते हैं, वो भी साथ में देके भेजना पड़ता है कि आप ये घर पे रखिए और बच्चे के घर पे खुद मॉनिटरिंग करिए, और बीच बीच में हमें आके दिखाते रहिए। तो जो आईसीयू से पेशेंट है, मान लीजिए एक पेशेंट वेंटिलेटर से निकला, आईसीयू घर गया, तो अभी उसके लंग्स को पूरा रिकवर होने में कुछ हफ्ते और लगेंगे। तो घर पे कैसे फिजियोथेरेपी करनी है, कैसे इसकी न्यूट्रिशन अच्छी करनी है, कैसे आप बलगम को निकाल सकते हैं घर पे बच्चों को, कुछ स्पायरोमेट्री एक्सरसाइजेस कैसे करानी है, फिजियोथेरेपीज कैसे करनी है, तो ये सब चीजें हम उनको सिखा के भेजते हैं। और उनको एक स्पेशल सिस्टम दिया जाता है, नंबर्स दिए जाते हैं कि अगर पेशेंट को दोबारा दिक्कत आए तो आप इन नंबर पे कॉल करके कुछ जानकारी ले सकते हैं या इमीडिएटली रश बैक कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम उनके एक फॉलो प्लान भी देते हैं उनको कि भाई पहले 5 दिन में आएंगे, फिर 5 दिन में एक बार हमें ये देख लिया, उसके बाद फिर हम उसको अगला अगला फॉलो प्लान बताते रहते हैं। और कुछ वार्निंग साइंस भी होते होंगे जो उसके अकॉर्डिंग उनको अगर पहले जरूरत पड़ती है तो वो पहले आ सकते हैं। तो मुझे तो सुन के ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ समय के लिए आप शायद उस बच्चे के शायद सेकंड पेरेंट्स ही बन जाते हैं, एंड दैट इज हाउ द आईसीयू केयर इज ऑल अबाउट। देखिए बिल्कुल ठीक है, आईसीयू इज अ वेरी इंटेंसिव काइंड ऑफ केयर फॉर द फैमिलीज एंड फॉर द डॉक्टर्स आल्सो। ये एक इंटेंसिव केयर जो है, जितना एक फैमिली को अफेक्ट करती है उतना एक डॉक्टर को भी इफेक्ट करती है। बट हाँ, हमारे लिए रेस्पाइट किस चीज की है, एक बच्चा जो आज जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद वो बचेगा कि नहीं बचेगा, वो 1-2 महीने में चलता हुआ, कूदता हुआ, स्माइल करता हुआ, एक हेल्दी रेड चिक्स के साथ जब हमारे हॉस्पिटल में आता है तो इट गिव्स अस अ। हाँ, मैंने सुना था एक बारी आप लोगों के आईसीयू के बाहर एक पेशेंट खड़ा बोल रहा था कि ऊपर से यमराज खींच रहा है, नीचे से सर लोगों ने पकड़ा हुआ है, तो आई थिंक आपसे पूछे बगैर तो यमराज भी नहीं लेके जाते होंगे। नहीं, चलो मैं ये कहूंगा कि यस वी ट्राई टू आवर बेस्ट, एंड और इस अगर जब हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हम अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो आज के पॉडकास्ट से मैंने बहुत कुछ सीखा, तो उसी तरह मुझे लगता है हमारी ऑडियंस ने भी काफी कुछ सीखा होगा। एंशियस पेशेंट को कैसे हैंडल किया जाता है, एंशियस पेरेंट्स को कैसे हैंडल किया जाता है, और एक बेस्ट स्टैंडर्ड केयर देके एक सक्सेसफुल आउटकम कैसे लाई जाती है, इसके बारे में आज हमने बहुत कुछ देखा। इसके अलावा हमने ये भी समझा कि ये सारी केयर को कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाया जा सकता है। सो विद दैट वी विश यू अ वेरी हेल्दी लाइफ, और ऐसी और अच्छे पॉडकास्ट के लिए और ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल।